गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं बसंत भाग 3 लेसन हमारा 16 पानी की कहानी। और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। कौन है लेखक? रामचंद्र तिवारी। तो इस पाठ में पानी के बारे में बताया गया है कि पानी का किस प्रकार से चक्र चलता है, पानी किस प्रकार से आया, कैसे, क्या इस पानी के साथ हुआ। तो लेखक रामचंद्र तिवारी ने पानी के बारे में बताया है। तो देखिए, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था, कि मैं जैसे चला ही था कि क्या हुआ, पेड़ की झाड़ी जहाँ बेर की झाड़ी, जहाँ जिस पेड़ पर बेर लगते हैं उसको झाड़ी का पेड़ बोला जाता है, बेरी का पेड़ बोला जाता है। तो उस पेड़ के पास से जैसे मैं गुजर रहा था तो मोती सी एक बूंद, किस चीज की? पानी की। मोती जैसी एक बूंद आकर मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जैसे ही बूंद मेरे हाथ पर पड़ी तो मेरे आश्चर्य का, हैरानी का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। लेखक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कब, जब उन्होंने देखा कि ओस की एक छोटी सी बूंद मेरी कलाई से जैसे हाथ पर गिरी, हाथ से सरक करके हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। हाथ पर जैसे गिरी, हाथ से सरक कर वह हथेली पर आ गई और वहां आकर रुक गई। और लेखक की दृष्टि भी उस बूंद को देख करके उस बूंद पर ठहर सी गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। क्या हुआ? थोड़ी देर में ही जैसे सितार के तारों की झंकार होती है, ऐसे झंकार सी सुनाई दी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। लेखक ने क्या सोचा? कोई सितार आदि बजा रहा होगा, तब यह झंकार सुनाई दे रही है। चारों ओर देखा, कोई नहीं। चारों ओर लेखक ने देखा कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। फिर लेखक को अनुभव हुआ कि यह स्वर कहां से? मेरी हथेली से आ रहा है। ऐसा लेखक को अनुभव हुआ। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। ध्यान से लेखक ने हथेली की तरफ देखा तो दिखाई दिया कि बूंद के 2 कण हो गए, यानी बूंद 2 टुकड़ों में बट गई। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। वे दोनों बूंद के कण दोनों ऐसे हिल रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वे हिल हिल कर आपस में बातें कर रहे हों और तभी यह स्वर सुनाई दे रहा हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना। उसी सुरीली आवाज में वे ऐसे लगे जैसे वे बातें कर रही हैं। तो उनकी आवाज लेखक को बहुत ही सुरीली लगी और ऐसे लगा जैसे वे सुरीली आवाज में बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए क्या सुनाई दिया कि क्या बातें कर रहे हैं? सुनो सुनो, आपस में दोनों बातें कर रही हैं। सुनो सुनो। लेखक कह रहे हैं कि मैं चुप था जब वे दोनों बातें कर रहे थे, दूसरे को सुनो सुनो बोला तो मैं उस समय चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। पहले मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। दोबारा से फिर वही आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। जैसे उन्होंने दोबारा फिर बोला, सुनो सुनो, तो लेखक चुप नहीं रह सके। लेखक के मुख से आवाज निकली कि हाँ, कहो कहो, बोलो, क्या कहना चाहते हो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। जैसे लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा कहो कहो, तो ओस की बूंद
मानो खुश हुई कि जैसे मैंने उनसे पूछा है, तो वे खुश होकर के हिली और ऐसा लगा कि जैसे हिल करके बोली हो कि मैं ओस हूँ। पेड़ पर ओस गिरती है ना, तो वो ओस की बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी और उसी बूंद के बारे में ये बात चल रही है। तो जैसे लेखक को लगा, लेखक कल्पना कर रहे हैं, तो लेखक को लगा कि यह ओस की बूंद जैसे मुझे कह रही है कि मैं ओस हूँ। लेखक कहता फिर, जानता हूँ, मैंने कहा। लेखक ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ओस हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। ओस की बूंद क्या कह रही है कि लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं। लेखक कहते हैं, मालूम है। लेखक कहने लगे, हाँ, मुझे पता है कि लोग तुम्हें पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। ओस की बूंद ने कहा लेखक को कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, कि मैं बेर के पेड़ पर थी और वहां से मैं आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फुवारा निकलता है? लेखक ने बूंद को कहा कि तू झूठ बोल रही हो और कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। बेर के पेड़ में क्या पानी का फुवारा लगा हुआ है जो वहां से तुम बाहर निकलकर आई हो? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। लेखक को दोबारा से बूंद हिलती हुई दिखाई दी और ऐसा लगा मानो लेखक को जो विश्वास नहीं हुआ था कि झूठी, तुम झूठ बोल रही हो, बेर के पेड़ से कहाँ आई हो? बेर के पेड़ के अंदर क्या फवारा लगा हुआ है? तो इस बात से जैसे उसको दुख हुआ, इस करके वह फिर से हिली। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। बूंद कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की जो भूमि है, पेड़ के आसपास जो जमीन है, उसी के अंदर बहुत दिनों से इधर उधर मैं घूम रही थी और मैं कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी। फिर मैं अचानक एक दिन पकड़ी गई, कि मैं अचानक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। लेखक ने बूंद से पूछा, कैसे पकड़ी गई? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। बूंद ने लेखक को कहा, लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी को कहा कि जो ये पेड़ तुम देख रहे हो ना, यह जितना बड़ा ऊपर है उतना ही बड़ा पृथ्वी में भी गया हुआ है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। नीचे जमीन से नीचे क्या है? बड़ी बड़ी जड़ें भी हैं, फिर उसके साथ छोटी जड़ें भी हैं और उसी के साथ जड़ों के छोटे छोटे रोए भी हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। पहले बड़ी जड़ें हैं, फिर छोटी जड़ें हैं, छोटी जड़ों से रोए निकले हुए हैं। जैसे हमारे हाथों पर छोटे छोटे रोए होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे जड़ों के रोए होते हैं। और बूंद कह रही है, वे बड़े ही निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। जड़ ने क्या, उसने पानी की बूंद ने क्या कहा कि मेरे जैसे असंख्य पानी के कणों को वे बलपूर्वक खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बूंद ने क्या कहा कि ये निर्दयी होते हैं, हमें अपनी तरफ बलपूर्वक खींच लेते हैं और कुछ को तो फिर, कुछ पानी को तो ये एकदम से पेड़ खा जाते हैं, यानी पी जाते हैं, और अधिकांश का सब कुछ और अधिक का क्या करते हैं? उसका सब कुछ छीन लेते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्रोध और घृणा के कारण उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं?
उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। क्रोध और घृणा के कारण बूंद का शरीर कांप उठा था। तो उसने लेखक को कहा, तुम क्या समझते हो, जो ये पेड़ इतने बड़े खड़े हैं ये ऐसे ही खड़े हैं? उनको इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधु भाइयों ने अपने प्राण दिए हैं, तब ये इतने बड़े खड़े हुए हैं। लेखक उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू लिया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते। मैं रोए से खींच ली गई। बूंद ने बताया कि हाँ, मैं जमीन के अंदर भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुला करके आनंद से घूम रही थी, फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि एक रोए से मेरा शरीर छू गया और मैं एकदम डर गई, कांप गई। लेकिन दूर भागने का प्रयत्न करते करते भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी ओर खींच लिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। बड़ी मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। बूंद की ये बातें सुन सुन करके लेखक की उत्सुकता बढ़ने लगी और लेखक ने पूछा कि फिर आगे इसके बाद क्या हुआ। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। एकदम से जैसे पेड़ के अंदर रोए ने पानी की बूंद को खींच लिया, तो उसके अंदर जैसे ये आई तो बूंद को लगा जैसे मुझे एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद क्या लगा कि जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है और ऐसा लगा कोई आगे से भी पकड़कर मुझे खींच रहा है। तो मुझे लगा कि कोई मेरा भाई मेरे से आगे भी है और कोई मेरा भाई मेरे से पीछे भी है। एक तो मुझे आगे से पकड़कर खींच रहा है और दूसरा मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, क्योंकि लगातार एक 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 बूंद पेड़ अपनी तरफ खींच रहा था, जिस कारण हमारे भाई बंधु एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए थे। कोई हमें आगे से पकड़कर खींच रहा था तो कोई पीछे से धक्का दे रहा था और अगली बूंद आने के लिए उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा था और हमें मुझे आगे धकेला जा रहा था। इस कारण मैं उन दोनों के बीच में पिस गई थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। इस प्रकार से बूंद कह रही है, मुझे 3 दिन लगे। 3 दिन के अंदर मैं इस प्रकार से परेशानी का सामना करती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से, पत्तों के जो नन्हे नन्हे से ही होंगी। पेड़ की जड़ों से तने में आई पानी की बूंद, तनों से टहनों में आई, टहनों से टहनियों में आई, टहनियों से पत्तों में आई। पत्तों पर आने के बाद ऐसे बूंद ने सोचा था कि जैसे मैं यहाँ से उड़ जाऊंगी। किस प्रकार से पत्ते तक पहुंची बूंद? रोए ने छोटी जड़ों में खींचा, छोटी जड़ों ने बड़ी जड़ों में खींचा, बड़ी जड़ों से तने के अंदर ये बूंदें आई, तनों से बड़े टहनों में आई, टहनों से छोटी टहनियों में आई, छोटी टहनियों से पत्तों में आई, पत्तों के अंदर आई, फिर उसके बाद पत्तों के ऊपर आई और पत्तों के ऊपर आकर के बूंद को लगा जैसे कि वो यहाँ से उड़ जाएगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे। बूंद क्या कर रही है, जब मैं पेड़ के पत्ते पर आई तो उस समय देखा रात होने वाली थी और जब मैं उड़ती तो किस प्रकार उड़ती,
सूर्य की रोशनी में, सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देता। जब सूरज निकलेगा तो सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों से ही जो पानी की बूंदें पेड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर होती हैं, वे धीरे-धीरे सूख जाती हैं। तो बूंद को लगा कि सूर्य निकलेगा तो मैं उड़ जाऊंगी, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। बूंद कहती है कि वायुमंडल में भी में इतने सारे जलकण हैं कि यहाँ से उड़े हुए, पेड़ों के पत्तों से उड़े हुए इतने जलकण हैं कि वहां मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। बूंद क्या कह रही है कि रात हो गई, जो उड़ने की शक्ति सूर्य देते हैं वह अब है नहीं, और वायुमंडल में बहुत सारे जल कण उड़ रहे हैं और मेरे लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार भाग्य पर भरोसा करके ही पत्तों पर ही मैं सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई। अभी मैंने जब तुम्हें देखा अपने सामने तो मेरी जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई और रक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हाथ पर मैं कूद पड़ी कि आप मेरी रक्षा करोगे। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि बूंद की इस प्रकार की दुख भरी बातें सुनकर, भावपूर्ण कहानी सुनकर मैं बड़ा ही भावुक हो गया। मुझ पर बड़ा ही प्रभाव बूंद की बातों का पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। बूंद ने लेखक ने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी पत्ता नहीं छू पाएगा। क्या है ये सब? बूंद बोल नहीं रही थी, लेखक को अनुभव हो रहा था बूंद को देखकर, कि बूंद जैसे अपनी कहानी सुना रही हो, पानी अपनी कहानी सुना रहा हो, पानी की बूंद अपनी कहानी सुनाती जा रही है, और लेखक बड़ा ही भावुक हो गया है। भावुक होकर के लेखक ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी पत्ता नहीं छू पाएगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। बूंद क्या कहने लगी कि तुम्हारा बहुत अधिक धन्यवाद है, मैं जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक आपसे अपनी रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जब मैं सूर्य का दर्शन करूंगी तो मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मेरा जीवन कैसा है? विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। बूंद कह रही है कि मैं उसकी कहानी यदि तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ जरा भी दर्द नहीं करेगा। अच्छा सुनाओ। लेखक ने बूंद को कहा कि अच्छा तो तुम अपनी विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण कहानी को मुझे सुनाओ। बहुत अब बूंद अपनी कहानी सुनाने लगी है। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओशजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बूंद ने क्या कहा कि बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, मेरे पुरखे यानी मेरे पूर्वज हद्रजन, उनको ये हाइड्रोजन नाम को आप सभी जानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। और ओशजन किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ओशजन, बूंद इनके नाम बता रही हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ये दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, और ये क्या है? बूंद के पूर्वज हैं। पुरखे हैं। ये दो गैसें हैं, सूर्यमंडल में लपटों के रूप में ये विद्यमान थी। सूर्यमंडल
सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल-पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर लगा रहा था। जब वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा था? उथल-पुथल मच रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। सूर्यमंडल जब चक्कर लगा रहा था, तब क्या था? हमारे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मच रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह भी बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? अब लेखक ने बूंद से पूछा कि ठहरो, एक बार रुको, बताओ मुझे कि क्या अब तुम्हारे जो पुरखे हैं वे सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हैं तो, लेकिन उनके जो वंशज हैं अपनी भयावह लपटों से उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। बूंद ने कहा कि हाँ, मेरे पुरखे बड़ी ही प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते फिरते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड आकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। बूंद क्या बता रही हैं कि एक दिन की बात है, क्या हुआ कि दूर, बहुत दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। एक बहुत तेज प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। उनकी आंखें चौंधियाने लगी थी उस प्रकाश पिंड को देखकर। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यह पिंड बड़ी ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। जैसे-जैसे वह पिंड पास आता जाता था, तो क्या होता जाता था? उसका आकार बढ़ता जाता था और यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। यह क्या था? सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षक शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। उसकी ऐसी महान आकर्षक शक्ति थी, जिस कारण हमारा सूर्य उससे कांप गया। ऐसा जात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। ऐसा लग रहा था, ऐसा डर था कि उस इतने बड़े ग्रहराज से जब हमारा सूर्य टकराएगा तो चूर-चूर हो जाएगा, और वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। परंतु जो डर था कि सूर्य से टकराएगा तो सूर्य चूर-चूर हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों, हजारों मील दूर से ही घूम कर चला, परंतु उसका भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चल पड़ा। क्या हुआ? उसकी भीषण जो आकर्षण शक्ति थी प्रकाश पिंड की, उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटा और उसके पीछे चल पड़ा। किसके पीछे? प्रकाश पिंड के पीछे एक छोटा-सा सूर्य का टुकड़ा चल पड़ा। एक भाग, टुकड़ा कुछ भी बोल सकते हो आप। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। जो सूर्य का छोटा-सा टुकड़ा टूटकर उस प्रकाश पिंड के पीछे चला था, तो वह इतना भारी खिंचाव सहन नहीं कर सका, क्योंकि वह बहुत ही भारी था, जो आकाश पिंड था, जो प्रकाश पिंड था। उस भारी खिंचाव को वह सहन नहीं कर सका और उसके सूर्य का जो टुकड़ा था, उसके कई टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उन्हीं में से हमारी जो पृथ्वी है, वह एक टुकड़ा है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। जो यह पृथ्वी है, पहले क्या थी? एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? लेखक ने कहा, ऐसा हुआ था। लेखक भी हैरान रह गया।
फिर लेखक उनसे पूछते हैं, अच्छा, फिर तुम उन लपटों में से पानी किस प्रकार बनी? तो बूंद कह रही है, मुझे ठीक पता नहीं, मुझे अच्छी तरह से तो पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। बूंद क्या कह रही है? मुझे ठीक तरह से तो पता नहीं है। हाँ, यह तो बात सही है कि हमारा ग्रह जो था वह ठंडा होता चला गया और मुझे ऐसा याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनके रासायनिक क्रिया के कारण मैं पैदा हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व है जो उसको गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। उन्होंने आपस में मिल करके क्या किया? अपना जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देने वाला अस्तित्व था, उसको गंवा दिया, खत्म कर दिया और मुझे पैदा कर दिया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। मैं उस समय क्या करती थी? भाप के रूप में पानी गर्म करते हैं तो भाप उड़ती है, बर्फ जो होती है उसमें से भी भाप उठती है। वो भाप क्या होती है? पानी ही होती है उस भाप के अंदर। तो भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। भाप बनी, बूंद पृथ्वी के चारों ओर भाप बन के घूम रही थी और उसके बाद क्या हुआ कि वह बूंद बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गई। ठंड के कारण जो बूंद थी वह क्या बन गई? बर्फ बन गई। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। पहले तो भाप उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसके बाद जब बर्फ जमी तो वह बहुत ही छोटे रूप में हो गई। जो बूंद बर्फ जमी तो कैसी हो गई? बहुत ही छोटी हो गई। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। जो बूंद बर्फ बनी थी भाप से, वह अब पहले के मुकाबले कोई 17वां भाग छोटा रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। बूंद कह रही है कि मैंने चारों ओर देखा कि मेरे असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, ऐसे मेरे साथी बर्फ बने हुए पड़े दिखाई दे रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जहां तक लेखक कह रही हैं, जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी, मेरी नजर जाती, बूंद कह रही लेखक से कि जहां तक मेरी नजर जाती थी, दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूरज की किरणें गिरती तो हम बहुत ही खुश हो जाते, हमारा सौंदर्य बिखर जाता, बहुत ही सुंदर हम दिखाई देने लग जाते। कितने हमारे साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बूंद कहती है कि ऐसे हमारे और भी बहुत सारे साथी थे जो बड़ी ही उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ना चाहते थे, उछल कूद करना चाहते थे, उछल कूद से हवा में मिल जाते थे। वे हमेशा तैयार रहते थे ऊंचा उड़ने के लिए आंधी के साथ। तो लेखक ने पूछा, बड़े आनंद का समय रहा होगा? लेखक ने क्या कहा कि फिर तो बड़े ही आनंद का समय रहा होगा आप सबका। तो बूंद कहती है बड़े आनंद का, कि हाँ, बहुत आनंद का समय था। अ, बूंद लेखक कहता है कितने दिनों तक? कितने दिनों तक यानी आनंद का समय रहा होगा? कई लाख वर्षों तक। बूंद ने कहा कई लाख वर्षों तक हमारा आनंद का समय रहा था। कई लाख,
लेखक चौंक गए कि कई लाख कई लाख वर्षों तक तुम्हारा ऐसा आनंद का समय रहा था। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो बूंद ने कहा, जब लेखक चौंका, कई लाख बताया, तो बूंद ने कहा कि हाँ, चौंकिए मत, मेरे जीवन में 100 दो 200 वर्ष तो कैसे हैं, दाल में नमक के समान भी नहीं है। जैसे दाल में नमक डाली जाती है, उसके समान भी मेरे 100-200 वर्ष नहीं हैं। इसलिए लाखों वर्ष से हमारे साथ ये ऐसा चलता आ रहा है। 100-200 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, यानी दाल बहुत सारी होती है और उसमें नमक जरा-सा डाला जाता है। तो इस तरह से हमारा जीवन है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे इतना लंबे समय से जीवित रहने वाले से बातचीत करते हुए मुझे अपने को धन्य माना और उस बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ती चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। बूंद कहने लगी कि एक दिन हम शांति से बैठे हवा से खेलने की कहानियां आपस में सुन रहे थे कि ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम यहाँ से सरक रहे हैं। सबके मुंह की हवाइयां उड़ने लगी। सब हैरान हो गए, डर गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बूंद कहने लगी कि हम खुश होकर आनंद से बैठे हुए थे, तो इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने की जैसे शक्ति हमारे अंदर नहीं थी। हम वह आनंद का समय ही बिताना चाहते थे। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। फिर हमने बहुत पता लगाया, जिससे हमें पता चला कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले जो हमारे भाई हैं, वे दबकर पानी हो गए हैं। जो बर्फ थी वह दब गई और उसका क्या हो गया, पानी हो गया। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उनके तरल शरीर पर हम फिसल जाते थे। उनका जो पहले शरीर ठोस था, बर्फ वाला शरीर था, वह अब धीरे-धीरे पिघल रहा था, नीचे पानी हो रहा था और हम ऊपर तैर रहे थे। हमारे भाई थे, हमारे भार के कारण वे दब गए थे और पानी का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। उनका पानी का रूप धारण करने के बाद क्या हुआ, हम उनके ऊपर से फिसलने लगे थे और हम रुक नहीं पा रहे थे। तो आज की मीटिंग में हम इतना ही लेसन पढ़ते हैं। बाकी अब